एक वक्त की बात है, एक इंसान जेल में था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे अचानक बेहद अजीब और तेज दर्द होने लगा। उसने जेल की अथॉरिटी को बताया, कई बार कहा कि कुछ गड़बड़ है, दर्द बढ़ रहा है, पर अफसोस किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, समय पर मदद नहीं मिली। तब उसने वो किया जो कोई आम आदमी शायद सोच भी नहीं सकता। उसने अपने पुराने मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल किया, खुद के लिए सॉर्बिट्रेट मंगवाया, जो कि हार्ट से जुड़ी दवा है, ताकि वो कम से कम थोड़ी देर और जिंदा रह सके। जिस वक्त वो दर्द से तड़प रहा था, उसने खुद को संभाला, दवा ली और फिर लगभग 4 घंटे तक जिंदगी से जूझता रहा। 4 घंटे बाद जब हालात और बिगड़े, तब जाकर जेल अथॉरिटी ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन जो होना था वो हो गया था। यहां भी हालात ऐसे थे कि कोई एम्बुलेंस, कोई व्हीकल, कुछ भी मौजूद नहीं था। उस इंसान को पैदल चलवाया गया। हां, पैदल। एक बीमार इंसान जिसके सीने में दर्द था, जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसे पैदल चलना पड़ा अस्पताल तक, और फिर थोड़ी देर बाद उसकी सांसें थम गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। उसकी जिंदगी, उसका स्ट्रगल और सबसे ज्यादा सिस्टम की लापरवाही आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप अब तक अंदाजा नहीं लगा पाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो चलिए बता ही देते हैं। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की। हां, वही हर्षद मेहता जिसने 1992 के स्कैम से पूरे देश को हिला दिया था। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह कहानी है उस सिस्टम की जहां इंसाफ कभी कभी बहुत देर से आता है या फिर आता ही नहीं। इस वीडियो का मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बताना है जिसे जानना जरूरी है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस कहानी से पहले हर्षद मेहता के आखिरी पलों के बारे में जानते थे? 1 नवंबर 1991, देश की राजधानी दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। फाइलें खुल रही थीं, बंद हो रही थीं। अफसरों की आंखों में चिंता थी और माथे पर पसीना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 7 दिन का रह गया था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। उन्होंने एक नंबर डायल किया, एक ऐसा नंबर जो किसी नेता या अफसर का नहीं था, बल्कि एक ऐसे आदमी का था जो उस समय देश के शेयर मार्केट का सबसे चर्चित नाम था। हेलो, मैं प्रधानमंत्री नरसिंह राव बोल रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आवाज आई, जी नमस्कार सर, आपसे देश के भविष्य को लेकर बात करनी है। कल ही दिल्ली आ सकते हैं? देश पहले है, बाकी सब बाद में। सुबह की फ्लाइट लेता हूं। 3 नवंबर रविवार। वो व्यक्ति अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली पहुंचता है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन निगाहों में साफ इरादे झलक रहे थे। 4 नवंबर सोमवार, धनतेरस का दिन। एक बेहद गोपनीय मीटिंग रखी गई थी। लोकेशन थी प्रधानमंत्री निवास, 7 रेसकोर्स रोड, दिल्ली। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरसिंह राव के साथ सुनील मित्तल भी मौजूद थे, जो उस समय भारतीय टेलीकॉम के प्रमोटर थे। पीएम नरसिंह राव ने मीटिंग की शुरुआत एक गंभीर लहजे में की। देश की हालत बेहद नाजुक है। विदेशी मुद्रा सिर्फ 7 दिन की बची है। आईएमएफ से मदद की बात चल रही है और मनमोहन सिंह जी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्रंट एंड पर एक ऐसा चेहरा चाहिए जो मार्केट में भरोसा जगा सके, और वो चेहरा सिर्फ आपका हो सकता है। वो व्यक्ति चुपचाप सुन रहा था, फिर उसने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं सर? आप लोगों की उम्मीद है। शेयर मार्केट में जो डर है उसे सिर्फ आप मिटा सकते हैं। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी को विश्वास दिलाना होगा कि मार्केट गिरेगा नहीं, उभरेगा। हमें चाहिए कि आप सबको कहें, बुलिश बने रहें। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं वादा करता हूं, मैं डर को मार्केट से निकाल दूंगा। उसके बाद अगले 7 दिन उसने दिन रात एक कर दिए। देश के जाने माने ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट कंपनियों और संस्थागत निवेशकों से मीटिंग्स की। हर फोन कॉल में बस एक ही बात कहता, यह देश की लड़ाई है, ट्रेडिंग से पीछे हटना देश को पीछे धकेलना है, यह वक्त है बुलिश होने का। परिणाम, सेंसेक्स
जो उस समय 1400 के आसपास था, कुछ ही दिनों में 4487 तक पहुंच गया। देश की गिरती इकोनॉमी को एक नई ऑक्सीजन मिली। प्रधानमंत्री नरसिंह राव को IMF से बात करने के लिए अब और वक्त मिल गया। रिफॉर्म्स की नींव मजबूत होने लगी। मीटिंग के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री ने फोन किया। आपने सिर्फ शेयर मार्केट को नहीं, देश को संभाला है। और जवाब में उस व्यक्ति ने कहा, मैंने वो किया जो एक नागरिक को करना चाहिए। भारत अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं तो किसकी है? ये शख्स और कोई नहीं बल्कि शेयर मार्केट का बिग बुल हर्षद मेहता था। इस कहानी का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति की तारीफ करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि जब देश डगमगाने लगता है तो कुछ लोग चुप नहीं बैठते, कुछ लोग उठते हैं और इतिहास बना देते हैं। अब जो सिस्टम ने इस इंसान के साथ किया, उस पर बात हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस दौर में जब हर्षद मेहता सिर्फ एक आम लड़का था, ना किसी चैनल की हेडलाइन, ना अखबार की सुर्खी। 29 जुलाई 1954 गुजरात के राजकोट जिले के पनेल मोटी गांव में एक लड़के ने आंखें खोली। नाम रखा गया हर्षद। घर का माहौल सिंपल था, ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली। जिंदगी सीधे साधे उसूलों के साथ चल रही थी। हर्षद का बचपन मुंबई के कांदिवली की गलियों में बीता। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनका परिवार शिफ्ट हो गया छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां वो मोधापारा के गुरु नानक चौक में रहने लगे। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से B.Com की डिग्री ली। लेकिन डिग्री लेने के बाद जिंदगी ने कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया। अगले 8 साल तक हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियां की। उनकी पहली जॉब थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एक सेल्समैन की, जहां रोज की लड़ाई थी, पॉलिसी बेचो, टारगेट पूरा करो। भाई, ये जिंदगी का कौन सा पड़ाव है? ना नाम है, ना पैसा, ना सुकून। हर्षद अक्सर अपने दोस्तों से ये लाइन दोहराते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी किसी और तरफ जा रही थी, शेयर मार्केट। उन्हें महसूस हुआ कि असली खेल तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उन बड़े बड़े डीलिंग रूम्स में है। तभी उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन की, हरि जीवनदास नैमिदास सिक्योरिटीज। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक बेहद इंटेलिजेंट आदमी से, प्रसन्न परिजीवन दास। अगर बाजार समझना है तो सिर्फ नंबर मत देखो, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझो। ये लाइन प्रसन्न जी की थी और हर्षद ने इसे जिंदगी भर याद रखा। उन्होंने प्रसन्न को अपना गुरु मान लिया। उनके साथ बैठकर मार्केट की बारीकियों को पढ़ा, समझा और महसूस किया। अब हर्षद सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक सीरियस स्टूडेंट बन चुका था और उसका सब्जेक्ट था मार्केट का माइंडसेट। साल 1984 में उन्होंने अपनी खुद की फर्म शुरू की, ग्रो मोर रिसोर्सेज एंड एसेट मैनेजमेंट, और कुछ ही समय बाद उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली। यही वो मोड़ था जहां से हर्षद का असली सफर शुरू हुआ। अब वो सिर्फ शेयर बेचने वाला इंसान नहीं था, बल्कि मार्केट की नस नस पहचानने वाला नाम बन रहा था। ब्रोकर के तौर पर उन्होंने जो स्केल हासिल किया, वो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं गिर सकता हूं, लेकिन अगर उठूं तो पूरा मार्केट हिलेगा। हर्षद मेहता की यह सोच ही उन्हें भीड़ से अलग करती थी। कुछ सालों के अंदर वो सिर्फ एक ब्रोकर नहीं, बल्कि शेयर मार्केट के सुपरस्टार बन चुके थे। और यही वो वक्त था जब उनकी कहानी लोगों के दिलों में बसने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हर्षद मेहता की जिंदगी का वो चमकता हुआ चेहरा एक दिन धुंधलाने लगा। धीरे धीरे उन पर बड़े आरोप लगने शुरू हुए। 600 से भी ज्यादा सिविल केस उनके खिलाफ दर्ज हुए, और सबसे बड़ा इल्जाम इनसाइड ट्रेडिंग का। अब बहुत से लोग सोचेंगे, ये इनसाइड ट्रेडिंग होता क्या है? तो सीधा सा मतलब है किसी कंपनी के अंदर के कर्मचारियों से सीक्रेट जानकारी लेकर मार्केट में उसी का गलत फायदा उठाना। जैसे अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय कहे कि अगले महीने उनका प्रॉफिट जबरदस्त आने वाला है और आपने वो खबर किसी और से पहले पकड़ ली, तो आप उस कंपनी के शेयर पहले से खरीद लेते हो। फिर जब असली खबर आती है, शेयर ऊपर उड़ जाता है और आप करोड़ों कमा लेते हो। समझ रहे हो? खेल बहुत सिंपल है, बस पकड़ होनी चाहिए इनसाइड न्यूज पर। और हर्षद इस खेल का उस्ताद था।
लेकिन यहां से उसकी चढ़ाई जितनी तेज हुई, गिरावट भी उतनी ही खतरनाक होने लगी। अब जरा पीछे चलते हैं 1990 के दशक की तरफ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हर्षद का सिक्का पूरी तरह जम चुका था। उसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरी मार्केट हिल गई। एक कंपनी थी SEC सीमेंट। उसके शेयर की वैल्यू उस वक्त सिर्फ 200 रुपए थी, लेकिन हर्षद ने उसके पीछे ऐसा मैजिक किया कि कुछ ही समय में वही शेयर 9,000 रुपए तक पहुंच गया। कंपनी वाले खुद चौंक गए कि ऐसा क्या हो गया। लोगों को लगा हर्षद जहां हाथ रखता है वहां सोना उगता है, और धीरे धीरे वो नाम बन गया जिस पर शेयर मार्केट आंख मूंद कर भरोसा करने लगा। वो किसी भी कंपनी के शेयर का नाम लेता और अगले ही दिन उस कंपनी का शेयर आसमान छूने लगता। भाई, हर्षद बोला है इसमें पैसा लगाओ, तो मतलब पैसा बनना तय है। ऐसी बातें अब मार्केट के गलियारों में आम हो गई थी। शोहरत, पैसा, रुतबा, सब कुछ हर्षद के कदमों में था। उसके पास मुंबई में समंदर किनारे 15,500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था, महंगी गाड़ियां, चमचमाते सूट्स, बिजनेस क्लास ट्रैवल। अब हर्षद सिर्फ एक ब्रोकर नहीं बल्कि सेलिब्रिटी था। मैगजीन के कवर पर उसकी तस्वीरें छप रही थी, टीवी पर उसका इंटरव्यू आता था, और फिर हर्षद ने लिखना भी शुरू किया, अखबारों में कॉलम। दोस्तों, इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आने वाला समय इसका है। लोग मान भी जाते थे, लेकिन खेल यहीं शुरू होता था। हर्षद जिन कंपनियों के शेयर पहले से खरीद कर रखता था, उन्हीं पर आर्टिकल लिखता। लोग उस पर भरोसा करते, पैसा लगाते, शेयर ऊपर जाता और वो प्रॉफिट बटोरता। भरोसे का धंधा सबसे मुनाफे वाला होता है, और वो इस भरोसे को बखूबी कैश कर रहा था। लेकिन जैसा हर फिल्म में होता है, जब कहानी बहुत अच्छी चल रही हो तब एक ट्विस्ट जरूर आता है। हर्षद मेहता की कहानी में भी वो मोड़ आने वाला था, और उस मोड़ पर सिर्फ शक नहीं था, सिस्टम की नजर भी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घोटाला होता कैसे था, मतलब इतना पैसा आया कहां से और किसी को पता तक नहीं चला। तो चलिए वो राज भी अब खोल ही देते हैं। साल 1992 की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जानी मानी पत्रकार थी सुचेता दलाल। उन्होंने एक ऐसा रिपोर्ट छापा जिसने देश भर में भूचाल ला दिया। रिपोर्ट में जो बातें थीं वो किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। दरअसल हर्षद मेहता बैंकों से 15 दिन का शॉर्ट टर्म लोन लिया करता था। अब आप सोचेंगे, अरे ये तो नॉर्मल है, कई बिजनेस ऐसा करते हैं। लेकिन हर्षद का तरीका थोड़ा अलग था, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। वो बैंक से जो पैसा उठाता उसे सीधे स्टॉक मार्केट में झोंक देता, वो भी किसी खास शेयर में, जिससे उसकी वैल्यू तेजी से ऊपर जाती। फिर जब शेयर का भाव बढ़ता वो उसे बेच देता, मोटा मुनाफा कमाता, और फिर लोन ब्याज समेत बैंक को लौटा देता। काम पूरा, पैसा वापसी, बैंक भी खुश, हर्षद भी सुपरहिट। अब सोचिए, ये काम अगर एक बार किया जाए तो शायद नजर ना आए, पर हर्षद तो कई बैंकों के साथ बार बार यही खेल खेल रहा था। लेकिन असली खेल तब शुरू होता था जब वो इस पूरे प्रोसेस के लिए फर्जी बैंक रिसीट्स यानी फेक BRs, बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल करता। BR यानी बैंक रिसीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक ये कहने के लिए देता है कि हमने फलां पार्टी से सिक्योरिटी ली है और बदले में पैसा दिया है। लेकिन हर्षद ने कुछ बैंक अधिकारियों से सांठगांठ कर रखी थी। BR तो बना देंगे, बस आप नाम बताइए। और इन्हीं नकली BRs के दम पर वो करोड़ों का खेल करता चला गया। लेकिन जैसे ही सुचेता दलाल की रिपोर्ट सामने आई, पूरा सिस्टम हिल गया। ये क्या हो गया? करोड़ों का खेल और किसी को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही रिपोर्ट वायरल हुई, सारे बैंक हरकत में आ गए। उन्होंने हर्षद से अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हुई हर्षद मेहता की सबसे बड़ी मुसीबत। लेकिन जब यह घोटाला सबके सामने आया, तब असली ड्रामा शुरू हुआ। कहते हैं ना, कानून अपना काम धीरे करता है, पर मीडिया नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ हर्षद मेहता के साथ। कोर्ट में तो केस चल रहा था, फैसला आना बाकी था, लेकिन मीडिया ने पहले ही फैसला सुना दिया था। टीवी पर, अखबारों में, हर जगह एक ही शोर था, हर्षद मेहता छावा भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज। लोगों के मन में यह बात ऐसे बैठ गई जैसे पत्थर पर लकीर। गुड़ का बाप कोल्हू यही है, यही कहा जाने लगा। लेकिन क्या यह सच था या बस एक प्रेजेंटेशन? हर्षद की मौत के कई सालों बाद उसकी पत्नी ज्योति मेहता ने सामने आकर एक बात कही,
जिस घोटाले का फैसला कोर्ट ने अब तक नहीं दिया, उसका फैसला लोगों ने टीवी देखकर कर लिया था। अब जरा सोचिए, जब किसी का ट्रायल कोर्ट से पहले न्यूज स्टूडियो में हो जाए तो इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है। असल में हर्षद मेहता के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक केस नहीं था, वो था एक ऐसा सिस्टम जो किसी को पहले आसमान तक चढ़ाता है और फिर बिना पैराशूट के नीचे फेंक देता है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं। शेयर मार्केट में ब्रोकर का रोल क्या होता है? एक अच्छा ब्रोकर वो होता है जो अपने क्लाइंट को समझदारी से, लीगल तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करने की सलाह दे और बदले में चार्ज ले। लेकिन हर्षद तो कुछ अलग ही सोच लेकर आया था। 1980 के दशक के आखिर में जब लोग रजिस्टर कलम से हिसाब रखते थे, हर्षद ने अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगा लिए थे। वो हिंदुस्तान का पहला ब्रोकर था जिसने शेयर ट्रेडिंग को डिजिटल टच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने खुद का टेलीफोन एक्सचेंज बनवाया ताकि उसके क्लाइंट्स उसे डायरेक्ट कॉल कर सकें और तुरंत सलाह पा सकें। बिना लाइन में लगे, बिना होल्ड के, डायरेक्ट हर्षद से कनेक्शन। लोग उस पर भरोसा करने लगे थे क्योंकि वो उन्हें वही सुविधा दे रहा था जो आज की ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देते हैं, वो भी 3 दशक पहले। उसने ब्रोकर का काम सिर्फ फाइनेंस ग्रेजुएट्स तक सीमित नहीं रखा। मुझे काम आता है तो तुम भी सीख सकते हो, ऐसे सोचकर उसने सीए से लेकर MBBS तक के लोगों को ट्रेनिंग दी और अपने साथ जोड़ लिया। कई लोग कहते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, एक सिस्टम बना रहा था। कितना कमाया, ये सवाल तब और गूंजा जब 1992 से 1993 के बीच मीडिया में यह दावा किया गया कि हर्षद मेहता ने शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकरेज के जरिए करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का खेल कर लिया था। अब सोचिए, जिस आदमी को लोग पहले शेयर मार्केट का बिग बुल कह रहे थे, वही रातों रात देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज बना दिया गया। लेकिन हकीकत क्या थी? CAG की रिपोर्ट कहती है हर्षद मेहता की कमाई सिर्फ 123 करोड़ रुपए थी। इतना फर्क, किसी को भी शक हो जाए। और दिलचस्प बात यह कि इस मामले में एक और सच्चाई सामने आई। हर्षद मेहता ने अपने पास से 20 करोड़ रुपए दिए थे जो आज तक उनकी फैमिली को वापस नहीं मिले। अब आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट पर जिसने इस पूरे केस को तूल पकड़ने में मदद की। 22 अप्रैल 1992 एक पत्रकार ने एक आर्टिकल छापा जिसमें लिखा गया हर्षद मेहता ने SBI को पैसा नहीं लौटाया। लेकिन 4 दिन पहले ही, यानी उस खबर के छपने से पहले, हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरा पैसा चुका दिया था। ये बात खुद ज्योति मेहता, हर्षद की पत्नी, और उनके भाई अश्विन मेहता ने बाद में बताई। और सबसे बड़ी बात, M.N. गोकोलिया, जो उस वक्त SBI के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद 23 अप्रैल 1992 को इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, सिक्योरिटी को लेकर जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थीं, वो सॉल्व हो चुकी हैं। सारा रिकॉन्सिलिएशन क्लियर हो गया है। तो फिर सवाल उठता है, क्या एक रिपोर्टर बिना पूरी पुष्टि किए किसी इंसान को ऐसे कटघरे में खड़ा कर सकता है, खास तौर पर जब बात हजारों करोड़ की इमेज की हो? और फिर वो मीटिंग होती है दिल्ली में, जहां देश के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने खुद हर्षद मेहता को बुलाया था। मीटिंग में क्या हुआ? उन्हें कहा गया, शेयर मार्केट में बुलिंग सेंटिमेंट बनाए रखो ताकि देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और हर्षद ने वैसा ही किया, न सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट से बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से भी। अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझ आता तो इसमें मेरी क्या गलती? शायद हर्षद यही कहना चाहता था, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मानी, आज भी उनके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स चमक रहे हैं, जैसे हीरो, होंडा, रिलायंस, कैस्ट्रॉल, गुजरात अंबुजा सीमेंट, भारती टेलीकॉम, ITC, टाटा मोटर्स, SEC, अपोलो टायर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पॉन्ड्स इंडिया। ये सब स्टॉक्स आज भी कहीं ना कहीं कस्टोडियन के पास फंसे हुए हैं। 1994 के बाद हर्षद मेहता का नाम जैसे मीडिया से गायब सा हो गया था। लोग समझ बैठे थे कि अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सालों बाद अपना असर दिखाने वाली थी। साल 2008 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, बाजार औंधे मुंह गिर रहे थे,
लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डूबता देख रहे थे। उस समय भी कुछ लोग थे जो चैन से बैठे थे, वो लोग जो हर्षद मेहता की सोच पर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर चुके थे और वो इन्वेस्टमेंट 18 गुना मुनाफा दे चुके थे। अब सुनने में ये शायद किसी मोटिवेशनल स्पीच जैसा लगे, लेकिन ये आंकड़े हैं सच के आंकड़े, और ये सिलसिला रुका नहीं। 2021-22 तक आते आते वही इन्वेस्टमेंट 82 गुना का रिटर्न दे रहा था। हाँ, ये भी सच है कि हर स्टॉक में फायदा नहीं हुआ, कुछ घाटे में भी रहे, लेकिन फिर भी 82 गुना प्रॉफिट कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने सालों बाद भी हर्षद मेहता का नाम आते ही ज्यादातर लोग एक ही चीज याद करते हैं, स्कैम। अब सोचिए जरा, एक आदमी जिसने करोड़ों लोगों को शेयर मार्केट से जोड़ा, उन्हें कमाने का नजरिया दिया, वो हमेशा के लिए सिर्फ एक घोटालेबाज के नाम से पहचाना गया। ज्योति मेहता और अश्विन मेहता ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर हम चाहते तो देश छोड़ सकते थे, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। हम अपने देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते थे। उन्होंने साफ कहा कि हर्षद मेहता हर रोज कोर्ट में हाजिरी लगाते थे। उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। ना वो देश छोड़ सकते थे, ना छिप सकते थे, ना भाग सकते थे। फिर भी उन्होंने हर एजेंसी से पूरा सहयोग किया, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या कोर्ट। उन्होंने किसी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्हें लगता था कि देश का न्याय तंत्र उनके साथ न्याय जरूर करेगा। लेकिन इस दौरान एक नाम सामने आया, मनु मानिक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यह नाम इन्फॉर्मर के तौर पर चर्चित हुआ। कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें हर्षद मेहता को हर तरफ से घेरा गया। यानी एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ आईटी डिपार्टमेंट, ऊपर से कोर्ट, और मीडिया तो मानो पहले ही जज बन बैठा था। इतना कुछ होने के बाद भी मार्केट के कुछ बड़े लोग मानते थे कि हर्षद मेहता का प्रिंसिपल, उसकी सोच बहुत स्ट्रांग थी। उनका हमेशा यही कहना था, देश का पैसा देश में लगाइए और यहीं से पैसा बनाइए। वो चाहते थे कि आम भारतीय शेयर मार्केट से जुड़े। उनका सपना था कि हम अपने देश की कंपनियों में इन्वेस्ट करें, उन्हें बड़ा करें और उस ग्रोथ का फायदा हर आम आदमी को मिले। आज जब हम स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नींव हर्षद जैसे लोगों ने ही रखी थी, जिन्होंने हमें यह समझाया कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, देश बनाने का भी जरिया है। और इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि शेयर ट्रेडिंग की दुनिया में हर्षद मेहता ने जो किया वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। उनके ट्रेडिंग स्टाइल को देखकर, सीखकर और अपनाकर न जाने कितने लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। जिन लोगों ने उनके बताए पैटर्न पर इन्वेस्ट किया, उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिला। जो कैपिटल उन्होंने लगाया था उसका कई गुना पैसा बनकर उनके पास आया। यहां तक कि कुछ कंपनियां ऐसी भी थीं जो हर्षद मेहता की वजह से ही लाइमलाइट में आईं। उन्होंने ग्रो किया, उनका नाम बना और उनका बिजनेस भी खूब फला फूला। लेकिन जब बात पब्लिक इमेज की आती है तो वहां हर्षद मेहता के हिस्से में बस स्कैम ही आया। पब्लिक को जो भी जानकारी मिली वो सब पहले से फिल्टर की गई थी। पहले मीडिया हाउसेस ने, फिर कुछ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट्स ने, और फिर आई फिल्में, जिन्होंने हर्षद मेहता को सिर्फ एक साइड से दिखाया, वो भी वही साइड जो सनसनीखेज लगती है। लेकिन जिस इंसान ने सिस्टम को समझकर उसका इस्तेमाल किया और दूसरों को भी कमाने का नजरिया दिया, उसकी फैमिली ने जो झेला उसकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। उनकी फैमिली को, उनके करीबियों को जैसे बिना सुने ही दोषी बना दिया गया। मीडिया ट्रायल ने एक आम आदमी की नजरों में उनकी इमेज ऐसी बना दी कि मानो हर्षद मेहता देश के सबसे बड़े गुनहगार हों। उधर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का रवैया भी कुछ ऐसा रहा जिसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। घर की सारी लग्जरी, सारी प्रॉपर्टी, तमाम बैंक अकाउंट्स, सब कुछ सीज कर लिया गया। एक तरह से पूरी फैमिली को सबक सिखाने का मोहरा बना दिया गया। हर्षद मेहता को जेल भेजा गया और उनकी फैमिली को नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनकी जिंदगी नॉर्मल कभी रही ही नहीं। अब सोचिए, उनके कजिन जो डॉक्टर थे, उनको किडनी का ऑपरेशन कराना था, लेकिन उनके अकाउंट भी सीज कर दिए गए। इतनी जरूरी मेडिकल कंडीशन में भी उन्हें एक पैसा नहीं दिया गया।
इतना ही नहीं, हर्षद मेहता की मां रसीला मेहता, जिनके पास इस सारे केस के सामने आने से पहले के भी कुछ हीरो होंडा के शेयर थे, उन्हें भी सीज कर दिया गया। जब उनकी तबीयत खराब थी तो उन शेयरों से मिलने वाला पैसा उनके इलाज के लिए रिलीज तक नहीं किया गया। अब सोचिए जरा, यह सजा किसकी थी? उस इंसान की जो सिस्टम के लूप होल्स को समझा और उसी सिस्टम में खेला, या उसकी फैमिली की जो बस उससे जुड़ी थी? उस वक्त उन्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा। हर दिन का स्ट्रेस, हर रात की बेचैनी, और फिर 26 अप्रैल 2020 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ज्योति मेहता ने बाद में बताया कि जिस स्कैम 1992 वेब सीरीज ने हर्षद मेहता की कहानी को दोबारा लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, और जिस पर बाद में द बिग बुल जैसी फिल्में भी बनी, इन सब के लिए उनसे कभी कोई कंसेंट नहीं ली गई। उनकी इजाजत के बिना ये कहानियां बनाई गईं, बेची गईं और करोड़ों कमाए गए। ज्योति मेहता ने यह भी बताया कि एक बार बॉलीवुड के बड़े स्टार अनिल कपूर ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि वो हर्षद मेहता की जिंदगी पर एक पॉजिटिव फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ऐसी कहानी जो लोगों को बताए कि हर्षद कौन था और किन हालातों में फंसा। कपूर साहब ने लगभग 1 महीने तक इनसे बात की, डिटेल्स ली, फैक्ट्स कलेक्ट किए, लेकिन मेहता परिवार नहीं चाहता था कि एक बार फिर किसी कहानी को मोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। वो लोग अब शांति से जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद को पीछे खींच लिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ज्योति मेहता की शिकायत है कि कुछ पत्रकारों ने अपनी टीआरपी, नाम और शोहरत के लिए बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए रिपोर्टिंग कर दी। उसने सिर्फ खुद को चमकाया और हमारी सच्चाई को कुचल दिया। उन्होंने कहा, अब जरा एक नजर डालिए उस सिस्टम पर जिसने एक इंसान की आखिरी सांसों में उसके साथ कैसा सलूक किया। 18 दिसंबर 2001 रात के करीब 11 बजे मुंबई की ठाणे जेल से खबर आती है कि एक कैदी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उस शख्स का नाम हर्षद मेहता, जो पिछले 54 दिन से कस्टडी में था। उम्र सिर्फ 47 साल, और सबसे अहम बात, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन उसके परिवार का कहना है कि उसकी हालत तो 4 घंटे पहले से ही बिगड़ रही थी। उसे सीने में तेज दर्द था। वो बार बार कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जेल प्रशासन ने बात को सीरियसली नहीं लिया। हर्षद का भाई सुधीर मेहता भी उसी जेल में बंद था, लेकिन उन्हें एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं थी, देखने तक नहीं दिया जाता था। बताया जाता है कि जब दर्द असहनीय हो गया तो किसी तरह हर्षद ने सुधीर तक मैसेज भिजवाया, कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। सुधीर ने जेल अथॉरिटी को तुरंत अलर्ट किया, लेकिन जवाब मिला, देखते हैं। और वो देखते हैं कभी एक्शन में नहीं बदला। आखिरी समय में हर्षद ने जेल अधिकारियों से एक छोटी सी दवा मांगी, सॉर्बिट्रेट, एक ऐसी गोली जो हार्ट अटैक के दौरान कुछ वक्त के लिए राहत देती है, लेकिन यह भी नहीं दिया गया। अब सोचिए, जिस इंसान ने पूरे देश की फाइनेंशियल सिस्टम को समझा, उसकी ताकत देखी और खुद को उस लेवल तक ले गया, उसके आखिरी वक्त में उसे एक छोटी सी दवा तक नसीब नहीं हुई। करीब रात के 11 बजे जब हालत एकदम नाजुक हो चुकी थी, तब जाकर जेल अथॉरिटी ने हर्षद मेहता को ठाणे जेल से अस्पताल ले जाने का फैसला किया। लेकिन सोचिए, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी न स्ट्रेचर दिया गया, न व्हील चेयर, न एम्बुलेंस की सही व्यवस्था। उन्हें पैदल ही अस्पताल की ओर चलाया गया, और सिर्फ 10 मिनट बाद हर्षद मेहता इस दुनिया को अलविदा कह गए। सबसे दुखद बात यह रही, उनका पोस्टमार्टम कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी तक फैमिली को नहीं दी गई। न कोई रिपोर्ट, न कोई ऑफिशियल अपडेट। जब फैमिली ने कुछ एक्शन लेने की बात की, तो वहां मौजूद परम पूज्य गुरुदेव ने ही उन्हें समझा दिया कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यह सिस्टम कभी नेग्लिजेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या वाकई उस समय हर्षद मेहता की फैमिली को कंप्लेन फाइल करनी चाहिए थी? क्या जेल अथॉरिटी को उनकी हालत को नजरअंदाज करने का हक था? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और चौंकाने वाला फैक्ट, हर्षद मेहता पर लगे सारे आरोपों में से करीब 30% तो कोर्ट में टिक ही नहीं पाए।
यानी बहुत से इल्जाम सिर्फ कहानियों और हेडलाइंस तक सीमित रहे। तो फिर सवाल उठते हैं, क्या वो वाकई अकेले जिम्मेदार थे? क्या उनके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल या कॉरपोरेट हाथ नहीं था? क्या सिस्टम ने उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ इंसाफ किया? इन सवालों का जवाब शायद वक्त देगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें और भी ऐसे सच सामने लाने की ताकत मिलती है। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी को सुने। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।